हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रेडियन गुरुकुल। मेरा नाम है साक्षी मेहरा और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और ये है रूट बैच जिसमें मैं आपको रेलवे के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए एकदम रूट से या एकदम बेसिक से जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूं। अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपनी जनरल साइंस की तैयारी कहाँ से करें, तो भी आप रूट बैच के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से या एकदम रूट से सब कुछ कवर करवा रही हूँ। ठीक है, अभी तक की क्लास में हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं। हम अगर बात करें, हमारा फिजिक्स का एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लाइट एंड ऑप्टिक्स, और इस चैप्टर में हम लाइट एंड ऑप्टिक्स में जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था प्रीवियस 3 क्लासेस में कर चुके हैं। आज की क्लास का मेन फोकस किस पे रहेगा? प्रैक्टिस सेशन है। ये क्या है प्रैक्टिस सेशन? इट मींस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारे जितने भी पॉसिबल होंगे मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देखो क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने हैंड रिटन नोट साथ साथ बनाते हुए चलें। वैसे तो आज की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे, जैसा कि मैं हमेशा लेके आती हूँ आप सभी के लिए, थॉट ऑफ द डे। और आज का थॉट क्या है? योर सेल्फ वर्थ इज डिटरमाइंड बाय यू। You don't have to depend on someone telling you who you are। ठीक है, इट मीन्स आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है किसी चीज को अचीव करने का, वो आप पे ही डिपेंड करता है। किसी और को बोलने की या बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितना पोटेंशियल रखते हो। ठीक है, कोई अच्छा बोले अच्छी बात है, ना बोले तो ज्यादा दिमाग पे नहीं लेना। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, और अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसको करते रहो, अचीवमेंट जरूर मिलेगी। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो और करते रहो। चलो देखते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। देखो लास्ट क्लास में मैं मेजॉरिटी थ्योरी कंप्लीट करवा चुकी थी, पर फिर भी एक टॉपिक था जो रह गया था। वो क्या था? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये वाला टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे आज कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये जो तारे टिमटिमाते हैं, है ना, ट्विंकलिंग जो होती है स्टार्स की, वो किस वजह से होती है, और Why planets do not twinkle? Planets twinkle क्यों नहीं करते, है ना? जब स्टार जो आसमान में है वो चमक रहा है तो प्लैनेट्स भी तो हैं, वो क्यों नहीं चमक रहे, ये भी देखेंगे। फिर एडवांस्ड सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ये एक फिनोमिनन है, जब मैं पढ़ाऊंगी तब डिटेल में समझाऊंगी इसका क्या मतलब है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर होना, और वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, और जो हमारा ये स्काई है, आसमान है, ये हमें नीला क्यों दिखता है। और फाइनली हम काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास इसी एनर्जी के साथ। तो देखो सबसे पहला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 नाम आ रहे हैं, एक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप सभी को पता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर के थ्रू होने वाला रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम, ये सपोज आपका एक मीडियम है एयर, और ये कोई दूसरा मीडियम है, कुछ भी हो सकता है, मान लो हम क्या लेते हैं, हम अगर बोले दूसरा मीडियम है आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर किससे मिलके बना हुआ है? मान लो किससे मिलके बना हुआ है? एयर से मिलके बना हुआ है। डिफरेंट लेयर्स है एयर्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, और यहाँ पे क्या है मानो? वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम है। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो जो भी बेंडिंग शो कर रही है, लाइट की जो भी बेंडिंग हो रही है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, उसी को हम क्या पढ़ेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और जब रिफ्रैक्शन आपको किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? एटमॉस्फेयर की वजह से, तब उसे आप क्या बोलोगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ आया? रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा
तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेयरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज। कहने का ये मतलब है, रिमेंबर मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको पूरा रिफ्रैक्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मटेरियल की जितनी ज्यादा होगी, उस मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट, क्या स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी, ठीक है, उतनी ही कम होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी किसके साथ बढ़ती है, मतलब अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है इट मींस और कौन सी दूसरी चीज ज्यादा होगी, उस मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है एक मीडियम में जहां से ट्रेवल करती हुई आ रही है और फिर दूसरे मीडियम में जिसमें गिर रही है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ के इक्वल भी होता है, ठीक है, इतनी बात आपको याद होगी। आगे चले, ये सब समझ आया कि सिंपली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। देखो, वैक्यूम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होगी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और एटमॉस्फेयर का अलग होगा, ठीक है। क्या होता है, वैक्यूम के कंपैरिजन में जो एटमॉस्फेयर है वो एयर से मिलके बना हुआ है ना, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है तो स्पीड कम हो जाएगी। ये मीडियम कैसा हो गया, डेंसर हो गया, है ना, डेंसर हो गया। तो अब लाइट किधर की तरफ ट्रेवल करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, किधर की तरफ ट्रेवल करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, किधर की तरफ ट्रेवल करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो कि मैंने बनाया भी है। ये डॉटेड लाइन क्या है आपकी, नॉर्मल है, ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आगे चलें, सबसे पहला फिनोमिनन जो आपको समझना है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। पहले ट्विंकलिंग से पहले आपको क्या समझना जरूरी है कि स्टार्स की दो पोजीशन होती है, एक रियल पोजीशन जहां पे एक्चुअल में स्टार प्रेजेंट है और एक अपेरेंट पोजीशन, मतलब जहां पे हमें दिख रहा है। क्या आपको लगता है, देखो, क्या आपको लगता है कि अगर कोई स्टार मुझे अभी इस वक्त यहां नजर आ रहा है, ठीक है, यहां नजर आ रहा है, तो क्या वो सच में यहीं प्रेजेंट है, क्या ऐसा ही होता है? तो देखो, ऐसा नहीं होता। चलो समझते हैं इसके पीछे की कहानी। देखो, सपोज यहाँ पे कोई स्टार प्रेजेंट है, ठीक है, स्टार प्रेजेंट है और ये क्या है, आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। अर्थ के पास क्या होता है, उसका एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब स्टार में से क्या हो रहा है, लाइट की रेज निकल रही है, ठीक है। पहले वो वैक्यूम में ट्रेवल करेंगी, कहाँ ट्रेवल करेंगी, वैक्यूम में, स्ट्रेट आई, फिर उसके बाद उसे डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की लेयर मिली, तो वो क्या कर रही है, कांस्टेंट क्या शो करेगी, आपकी कांस्टेंट आपको रिफ्रैक्शन होता हुआ दिखेगा, ऐसे रिफ्रैक्शन होता हुआ दिखेगा। तो अब कोई अगर पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है, अगर कोई पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है, मान लो ये उसकी पर्सन की आंख है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई पर्सन प्रेजेंट है जिसकी ये हमने एक आंख बनाई, तो उसको ये लाइट रे यहाँ पे आएगी, है ना, यहाँ पे आती हुई दिख रही है। अगर आप ये लाइट रे ऐसे घूम के आई है, ठीक है, अगर वो इसको लाइन को आप सीधा करोगे, ठीक है, ऐसे, तो उस पर्सन को वो स्टार कहाँ अपीयर होगा, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे था रियल पोजीशन क्या थी स्टार की, ये वाली थी, पर क्योंकि उसने बार बार अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन फेस किया है ना, तो अब जो लाइट है स्टार की वो पर्सन को यहाँ पे दिखाई दी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पर्सन को क्या लगेगा कि लाइट रे यहाँ से आ रही है और उसे लगेगा कि स्टार वहां सामने है, तो स्टार एक्चुअल में नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, नीचे प्रेजेंट है, पर वो दिखाई कहाँ दे रहा है, ऊपर, तो अपेरेंट पोजीशन क्या होगी, ऊपर, ठीक है। समझ आया, इतनी बात समझ आई सभी को? अच्छा,
आगे अगर हम बात करें कि ये बार बार जो ट्विंकल करता हुआ दिखता है, ट्विंकलिंग किस वजह से हो रही है? कभी उसकी जो लाइट है वो ब्राइट हो रही है, कभी स्टार की लाइट ब्राइट हो रही है, कभी डिम हो रही है, ठीक है। ब्राइट और डिम होने की वजह से, ठीक है, ब्राइट और डिम लाइट की वजह से हमें क्या लगता है? ऐसा लगता है कि आपका स्टार ट्विंकल कर रहा है। वो अब ये जो ब्राइट और डिम लाइट है वो क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे आपने देखा अर्थ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये अर्थ है, यहाँ पे इसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर ना हर कुछ सेकंड्स में बदल जाता है, ठीक है। जैसे अर्थ आपकी क्या करती है, धीरे धीरे रोटेट कर रही है, तो इसका क्या होगा, एटमॉस्फेयर भी चेंज हो रहा है हर कुछ सेकंड पे। अब जब बार बार एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो हर बार लाइट किसी अलग पार्टिकल से टकरा रही है, तो कभी डिम लाइट आ रही है इंसान की आंख तक, कभी ब्राइट लाइट आ रही है। इसी वजह से हमें क्या लगता है कि जो कोई स्टार है वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है या टिमटिमा रहा है, ठीक है। समझ आई इतनी बात? देखो यहाँ पे आपको इस वाले डायग्राम से भी समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, देखो ये स्टार एक्चुअल में था कहाँ, यहाँ पे था, ये वाला ये रियल स्टार है, ठीक है। और यहाँ से लाइट आई, ये रिफ्रैक्शन होती 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 यहाँ गिरी, पर पर्सन को क्या लग रहा है कि ऐसे एकदम सीधी सामने से कोई लाइट रे आ रही है, तो अपेरेंट पोजीशन क्या हुई, स्टार की ऊपर हुई रियल पोजीशन से, है ना। समझ आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। कहने का ये मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। देखो अभी कोई एक टाइम है जब सूरज, मतलब सुबह सुबह का टाइम है जब सूरज रियल में उगा भी नहीं है, मतलब सनराइज नहीं हुआ, पर हमें सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही सन दिख जाएगा। अब ऐसा किस वजह से हो रहा है, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लग रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, ठीक है। समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया हुआ है। मान लो ये क्या है, एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, एक बच्चा खड़ा हुआ है, और यहाँ पे रियल में क्या हुआ, ये जो सन है अभी इस पोजीशन पे है। सन कहाँ है, इस पोजीशन पे, जहाँ लिखा हुआ है ट्रू पोजीशन। मान लो अभी सन राइज हुआ ही नहीं है, ठीक है, अभी सनराइज हुआ ही नहीं है। अब यहाँ से सन में से पर रेज तो निकल रही है ना, ऐसे सन रेज तो निकल रही होंगी, और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखाई हुई हैं येलो की, है ना, तो हर बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। वो रिफ्रैक्ट होती होती, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पिंक वाली रे है, ये रिफ्रैक्ट होती 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 कहाँ गई, यहाँ इस पर्सन के, इस बच्चे की आंख में गई। अब बच्चे को कैसा लगेगा कि ये जो लाइट है वो यहाँ सामने से कहीं से आ रही है, तो उसे कैसा अपीयर होगा कि ये जो सन है यहाँ सामने प्रेजेंट है, एकदम सामने, ठीक है। तो पर रियल में तो सन अभी हॉरिजन पे आया ही नहीं है। जब सन हॉरिजन पे आएगा, देखो हॉरिजन के नीचे है ना, जब वो हॉरिजन पे आएगा तब क्या पता चलेगा कि सनराइज हो चुका है, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना होता है, 2 मिनट का, ठीक है। कितना टाइम डिफरेंस है इसके बीच में, 2 मिनट का। ऐसा, ये मैंने किसका केस बताया आपको, सनराइज का केस बताया। सनसेट के केस में भी यही होता है, ठीक है। मान लो अभी मैंने आपको सनराइज समझाया, सेम हम कैसे समझते हैं, सनसेट भी समझ लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ, मान लो कि सूरज डूब चुका है, ठीक है। यहाँ पे सूरज है, ये डूब चुका है या सनसेट हो चुका है, पर इसमें से लाइट रेज अभी भी निकल रही है। ऐसे लाइट रेज निकलनी तो बंद नहीं हो जाएंगी, अब वो बार बार रिफ्रैक्ट होते होते यहाँ पे इस बच्चे की आंख में गई, और वहां पे ये जो रे है बच्चे के अकॉर्डिंग उसको कैसी अपीयर होगी कि सन यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्चुअल में वो सेट हो चुका है, पर अभी भी उस बच्चे को ऊपर ही नजर आएगा। किस वजह से, वही आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। यहाँ पे भी 2 मिनट पहले रिफ्रैक्शन, 2 मिनट पहले क्या हो चुका है, रियल में सनसेट हो चुका है, पर 2 मिनट बाद तक पर्सन को क्या दिखाई देगा, ये सन ऊपर ही दिखाई देगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई? तो इस वाले डायग्राम की मदद से आपने दोनों चीजें समझी। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
we can see the sun about 2 minutes before the actual sunrise। हम 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं सन को, एक्चुअल सनराइज से पहले, रियल में जब सनराइज होने वाला होता है उससे 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं, और 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये किस वजह से हो पा रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। इतनी बात समझ आई सभी को? आगे चले, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? बहुत आसान है। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैलना, ठीक है। मान लो ये क्या है, आपका कोई सोर्स है, मान लो सन है, ठीक है। सन एक सोर्स है, वहां से क्या आई? एक लाइट आई बीम की, ठीक है, एक सनलाइट आई है ना, बीम आई, और यहाँ पे क्या है? पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। अब क्या होगा, जैसे ही ये लाइट रे क्या करेगी, जैसे ही ये लाइट रे किससे टकराएगी? पार्टिकल से टकराएगी, तो ये हर डायरेक्शन में फैल जाएगी, ठीक है। ऐसे करके हर डायरेक्शन में फैल गई, ठीक है। समझ आया सभी को? हर डायरेक्शन में फैल गई। इसी प्रोसेस को हम क्या, या इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस, कई सारे रैंडम डायरेक्शंस में फेंक देना, ठीक है। वही चीज हमने भी यहाँ करी है ना। व्हाइट लाइट आई, ये आपके पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, जिनके थ्रू क्या हो रहा है? स्कैटरिंग हो रही है। अब स्कैटरिंग भी इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग की वजह से आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, वो भी हमें आज देखना जरूरी है। देखो, इस सब पे आने से पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के टाइम ही मैं आपको एक चीज और बता दूं। अगर हम बात करें, इसको आप ऐसे नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के, ठीक है। अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, कि प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते जैसे आपके स्टार्स टिमटिमा रहे हैं, ध्यान से देखो। स्टार्स से जो लाइट आ रही है वो एक रे है, मतलब एक लाइट पास हो रही है, एक लाइट की रे पास हो रही है। वहीं अगर हम बात करें प्लैनेट, दो चीजें आपको यहां ध्यान रखनी है। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि अर्थ के पास कौन है या अर्थ से ज्यादा दूरी पे कौन है, ठीक है, तो देखो अगर आप कंपैरिजन करोगे, दूर तो दोनों है, मतलब प्लैनेट्स भी हैं और स्टार्स भी हैं, बट ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है? स्टार्स हैं, इसीलिए वो हमें बहुत छोटे अपीयर होते हैं। वहीं अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स कंपैरेटिवली थोड़े पास हैं, इसीलिए वो आपको बड़े अपीयर हो रहे हैं। और जब प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, मान लो ये अर्थ है ना और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर, हमने आंख बना दी ऑब्जर्वर की। अब प्लैनेट में जैसे यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स था स्टार के केस में, जहां से एक लाइट रे आ रही थी। प्लैनेट में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज है, और उनमें से कोई एक रे नहीं आ रही, उनमें से क्या आ रही है? बीम आ रही है लाइट की। बीम का क्या मतलब होता है? बहुत सारी लाइट रेज एक साथ आती हैं। जब बंडल ऑफ लाइट रेज होता है उसे हम बीम कहते हैं। मान लो एक क्या है, वही शो कर भी रही है, मान लो इनमें से, मान लो मैंने 4 बनाई है ना, 4 बनाई रेज। अब इनमें से कोई एक मान लो क्या कर रही है, ऐसे आपको लग रहा है कि अपनी इंटेंसिटी डिम या ब्राइट हो रही है, पर बाकी 3 उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेंगी, मतलब बाकी 3 उस इंटेंसिटी को देखने ही नहीं देंगी। इसलिए हमें जो प्लैनेट्स हैं वो कभी भी ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते, ठीक है। प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते, ठीक है। रीजन क्या है? एक तो वो कंपैरेटिवली पास है स्टार्स के कंपैरिजन में, और उनमें से कोई एक रे नहीं निकल रही, उनमें से बहुत सारी रेज निकल रही हैं जिन्हें हम बीम बोलेंगे, ठीक है। और क्योंकि अगर एक क्या कर रही है, अगर एक लाइट रे जैसे यहाँ पे हो रहा था स्टार के केस में, कभी डिम हो रही है कभी ब्राइट हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो बाकी सारी उसके इफेक्ट को, किसी एक के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं, आपको हमेशा ब्राइट ही दिखेगा क्या? कोई भी प्लैनेट, ठीक है। इतनी बात समझ आई? आगे चले, ये हो गया, ये सब हो गया। नेक्स्ट है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। क्या होता है, आपने कभी ध्यान दिया हो, एक अंधेरे वाला कमरा है और उसमें एक छोटा सा होल है ना, एक अंधेरे वाला कमरा है, उसमें छोटा सा होल है, उसमें से रोशनी आ रही है। अब वो जो लाइट आ रही है उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स नजर आएंगे। अब बेसिकली हुआ क्या, वो जो पॉइंट सोर्स है जहां से लाइट रे आ रही है, वहां पे रूम के अंदर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे
पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिन्होंने क्या किया, लाइट रे को स्कैटर कर दिया, लाइट रे को स्कैटर कर दिया, ठीक है। और वो जो लाइट रे है और वो जो पार्टिकल्स थे वो कैसे थे, कंपैरेटिवली थोड़े बड़े थे, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स या डस्ट के पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, जिनकी वजह से जब लाइट स्कैटर होती है तो वो वाइट ही दिखती है, ठीक है। जब भी स्कैटरिंग का फिनोमिना होगा तो वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन, स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ पार्टिकल पे, ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल पे। मान लो अगर पार्टिकल का साइज कैसा है, बहुत बड़ा नहीं बट जैसे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे दो चीजों के बीच में, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल होते छोटे हैं पर वो गैसेस के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बड़ा है ना। तो हम बोल सकते हैं वाटर के कोई ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, होता है ना, बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में क्या रह जाते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, या तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर या फिर डस्ट के पार्टिकल्स, है ना, डस्ट पार्टिकल्स। ये सब चीजें जब भी लाइट को स्कैटर करेंगे तो अगर व्हाइट लाइट बड़े पार्टिकल से स्कैटर होती है तो वो कैसी दिखेगी, व्हाइट ही दिखेगी, ठीक है। तो वो लाइट कैसी अपीयर होगी आफ्टर स्कैटरिंग, ठीक है, लाइट अपीयर व्हाइट आफ्टर स्कैटरिंग, ठीक है, आफ्टर स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के बाद भी लाइट कैसी अपीयर होगी, कैसी अपीयर होगी, व्हाइट ही अपीयर होगी, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले, जैसा आपको टिंडल इफेक्ट के केस में पता भी चलता है। Why the sky is blue? स्काई ब्लू क्यों है, सिंपल सी बात है, वही लाइट के स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है। अब देखो, जब हम आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू, है ना, ट्रायंगुलर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें से डिस्पर्जन करते हुए दिखाया था। तो मैंने एक स्पेक्ट्रम बनाया था, क्या बनाया था, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। अब देखो विबग्योर में जो सबसे नीचे वाला कलर है, ठीक है, या नीचे वाले कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, ठीक है। और जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो स्कैटरिंग कौन ज्यादा कर रहा था, स्कैटरिंग ज्यादा करते हैं ये नीचे वाले तीन कलर, ठीक है, ये बात याद रखना। स्कैटर करना मतलब ज्यादा फैलना, है ना। तो जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के, वो किसको ज्यादा स्कैटर कर पा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्काई ब्लू की, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, अगर हम ये बात करेंगे तो यहाँ पे कौन से पार्टिकल्स स्कैटरिंग करेंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स है, एयर के पार्टिकल्स है ना, तो वो काफी छोटे हैं, ठीक है, काफी छोटे हैं। और उनके थ्रू जो कलर फैलेंगे, जो ज्यादा फैलेंगे, स्कैटर करेंगे, वो कौन से हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ऊपर के जो भी कलर है वो इतनी ज्यादा स्कैटरिंग शो नहीं करते, ठीक है। अब बात ये आई कि मैम ब्लू कलर ही क्यों होता है, ठीक है, वॉयलेट और इंडिगो क्यों नहीं होता। देखो वॉयलेट और इंडिगो भी हो रहा है पर ज्यादा अमाउंट में ब्लू होगा, और हमारी जो आंख है वो किसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है, ब्लू के लिए। इसीलिए हमें स्काई कैसा नजर आता है, आसमान कैसा नजर आता है, नीला या ब्लू, ठीक है। इतनी बात समझ आई। The scattering of blue component of white sunlight by air molecules, एयर के मॉलिक्यूल्स, मैंने भी बोला एयर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, है ना, समझ आ रहा है। present in the atmosphere causes the blue color of the sun. The earth had, if the earth had, ठीक है, ये कंडीशन बना दी, अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर ना हो। सोचो स्कैटरिंग किस वजह से हुई थी, एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेयर किसने मिलके बनाया, एयर ने मिलके बनाया। अब खुद ही सोचो अगर एटमॉस्फेयर ही ना हो, है ना, अगर एटमॉस्फेयर ही ना हो तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है, नो स्कैटरिंग, ठीक है। और अगर स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की तो क्या होगा, आपको पूरा आसमान कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है। जो भी लोग होते हैं एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, उन्हें एक ऐसी चीज अपेयर होती है, वहां पे सब कुछ उन्हें डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक नजर आता है, ठीक है, रीजन यही है, ठीक है। इन आउटर स्पेस द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू,
ठीक है, अब ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि स्काई आपको ब्लू क्यों अपीयर होता है। नेक्स्ट है व्हाई द सन अपीयर्स रेड एंड एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, अभी हमने देखा था, मान लो ये आपका अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन ऐसे बनाई एकदम पॉइंट पे जिसे हम हॉरिजन कहेंगे। अब ये कह रहे हैं जब क्या होता है, क्या होता है जब आपका या तो सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में, इसे थोड़ा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, या तो सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में आपको लाल क्यों दिखाई देता है, आसमान नीला क्यों नहीं दिखता। ठीक है, ये ले लेते हैं हम सनराइज और ये सनसेट। ठीक है, का केस। ठीक है, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जब सनराइज या सनसेट होता है तो वो हॉरिजन पे एकदम लास्ट में बहुत दूर जा चुकी है अर्थ। सन, अर्थ के कंपैरिजन में सन क्या है, ये आपका क्या था, अर्थ, और सन अर्थ से काफी दूर जा चुका है। ठीक है, सन क्या है, काफी दूर जा चुका है अर्थ से। अब स्कैटरिंग तो अभी भी हो रही है ब्लू लाइट की, पर वो अर्थ के सरफेस पे आने से पहले जितना भी ब्लू था, ब्लू कंपोनेंट था सनलाइट का, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ब्लू कंपोनेंट सनलाइट का खत्म हो जाता है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी, रेड की थी। तो लास्ट में कौन पहुंचता है आंख तक, रेड ही पहुंचता है। ठीक है, तो द सन एंड द surrounding sky appears red at sunrise and sunset because at the time most of the blue color present in the sunlight has been scattered। वो दूर जा चुका है ना, ये मान लो आपका क्या है, अर्थ है, ये सन है, और सन से जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं ब्लू वाली, वो वहीं पे फैल जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी, वो आपके अर्थ तक आ ही नहीं पा रही। तो सबसे दूर तक आपको कौन सा कलर जा सकता है, वो कौन सा अपीयर होगा, रेडिश सा कलर अपीयर होगा। ठीक है, आउट एंड अवे फ्रॉम द आउटलाइन ऑफ द साइट, मतलब दिखने से, मतलब हमारे विजन तक आ ही नहीं पाता ब्लू। लीविंग बिहाइंड मेनली रेड कलर इन द डायरेक्ट सनलाइट बीम दैट रीचेज आवर आई। ठीक है, इतनी बात समझ आई, आगे चलें। अब हम क्या करेंगे, क्या बोला था मैंने, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन करवा रही हूं आज, और मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी। तो अब हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं और इन्हें साथ साथ आप पॉज करके इनके आंसर्स भी करना। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, पहले कनकेव लेंस बनाना है। ठीक है, अब मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा हुआ होता है, आपके इधर की तरफ है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। ये F1, ये भी F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट आपको रखना है F1 पे। ठीक है, ये आपका F1 है, तो चलो ठीक है भाई, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया F1 पे। ठीक है, अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मैं आपको लेंसेज और मिरर्स दोनों करवा चुकी हूँ और मैंने बोला था बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इससे। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो कैसे होगा, पहले आपको ये समझ आना चाहिए, ये जो रे डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पहले आपने क्या बनाया, क्वेश्चन को पढ़ के आपने एक सिंपल सा कनकेव लेंस बना लिया। उसमें जहां पे भी फोकल लेंथ होती है और जो भी इसका 2F2 या जिसे हम मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे थे, वो सब आपने लिख लिया। ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ लेफ्ट साइड पे प्लेस होता है, ये बात हमें पता है। इन्होंने क्या बोला, फोकस पे रखा है, प्रिंसिपल फोकस, यही होगा प्रिंसिपल फोकस, है ना। मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब देखो एक रे आएगी यहां से यूं आई, और ये जो आपका कनकेव लेंस होता है, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, मतलब ये लाइट रे को स्कैटर करेगा, फैलाएगा, दूर फेंकेगा। ठीक है, तो लाइट रे कहां से पास होगी, ध्यान देना, ये पैरेलल आ रही थी तो ये प्रिंसिपल फोकस से ही पास हो जाएगी, इस तरह से, है ना, प्रिंसिपल फोकस से ही पास हो जाएगी। दूसरी अगर हम लाइट रे पास करवाएं तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है हम यहाँ से पास करवाते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई, आप थोड़ा ध्यान से पास करवाना।
ठीक है, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास करवाएंगे तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा? ये ऐसे चली गई, ठीक है। हाँ, तो देखो कहाँ बन रहा है, ये थोड़ा और अच्छा बन सकता था, अब अपनी नोटबुक में थोड़ा सही से बनाना। कहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट, कहाँ ऑब्जेक्ट तो ये था आपका, ये है ना, तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है कहीं, है ना, इमेज यहाँ बनेगी, ये जो मैंने बनाया है ये वाला, तो इमेज कहाँ बन रही है, F1 और O के बीच में। कैसी है, छोटी है ऑब्जेक्ट से, कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि रियल में मीट होती तब, जब रियल लाइंस मीट होती तब बनती है आपकी रियल इमेज, है ना, पर क्योंकि वर्चुअली लाइंस मीट हुई या फिर हमें ऐसा लग रहा है अपीयर हो रहा है लाइंस मीट होती हुई, तो इस तरह की इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपली आपको पता होना चाहिए कि ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। फिर मैंने क्या बोला, खुद ही देखो, ये है ना छोटी सी इमेज, ये छोटी सी इमेज है, और ये बड़ा सा क्या था, ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट था, तो कैसी है, डिमिनिश्ड है। तो अब देख लो कौन सा है, वर्चुअल और एनलार्ज्ड तो नहीं होगी, तो कौन सा होगा, वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, समझ आया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। अच्छा हाँ, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑप्टिकल डिवाइस वाई, ठीक है, हमारे पास कोई एक ऑप्टिकल डिवाइस है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मिरर पढ़े 3, ठीक है, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन मिरर, लेंस पढ़े 2, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। अब उनमें से ही आपको 5 में से बताना है। कोई एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको इन्होंने नाम दे दिया वाई और उसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आई थी। ये देखो, अगर हम कनकेव की बात करें तो यहाँ पे फोकल लेंथ इधर आती है जो कि नेगेटिव होती है। कनकेव मिरर की बात करें, वहीं अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, ठीक है। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, साइन कन्वेंशन आपको। कन्वेक्स, ये कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है। वहीं अगर हम किसी दूसरे कलर से क्या करें, आपका लेंस ड्रॉ करें, ये मैंने क्या किया, कन्वेक्स लेंस किया। कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ इधर आती है ना, इधर राइट साइड वाली फोकस लेते हैं हम, F2 को लेते हैं, ये कैसी होगी, पॉजिटिव। और वहीं अगर हम कनकेव लेंस के केस में बात करें तो फोकल लेंथ कौन सी वाली ली जाती है, इधर वाली ली जाती है जो कि है नेगेटिव। इन्होंने क्या बोला है, पॉजिटिव फोकल लेंथ किस किस की है, एक कन्वेक्स मिरर की है और दूसरा कन्वेक्स लेंस की है। अब देख लो करेक्ट आंसर क्या होगा, देख लो अपने हिसाब से। कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे तो, ठीक है, कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चले, आगे, ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज, ठीक है, और क्या है मैग्निफिकेशन, 0.5 माइनस, ठीक है, माइनस 0.5। अगर आपको याद हो मैंने क्या बताया था, पीछे हम यहाँ लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ी चीजें। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है, तो मिरर्स के केस में हम बात कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन है -0.5। ध्यान देना, अगर मैग्निफिकेशन में माइनस का साइन हो, पहले प्लस का देखते हैं, अगर मैग्निफिकेशन में प्लस का साइन हो तो इमेज कैसी बनेगी, प्लस का साइन मैंने लगाया है यहाँ, ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, ठीक है, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वहीं अगर मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन हो तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो आप बताओ हमारे में क्या है, हमारे क्वेश्चन में दे रखा है -0.5, माइनस के केस में कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि वर्चुअल के केस में तो पॉजिटिव होना चाहिए साइन, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, देखो, है ना। तो ये
रियल इन्वर्टेड। अब एनलार्ज्ड है और डिमिनिश्ड है, कौन सी है इन दोनों में से, ये पता करना है। तो देखो इमेज 0.5 छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट से, है ना। यही पता चलता है हमें मैग्निफिकेशन से कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी है ऑब्जेक्ट से। तो अगर 0.5 दे रखा है मतलब छोटी दे रखा है तो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। आगे चलें। A ray of light AB is incident on a convex mirror। ये आपको एक कन्वेक्स मिरर दे रखा है, इस पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है और आपसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। मिरर की बात कर रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखो क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैंने आपको रेज के कुछ रूल्स बताए थे, है ना। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो पूरा अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे सेम पाथ पे आएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। कितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 0, ठीक है, 0 डिग्री। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए रे ऑफ लाइट अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन। देखो याद हो मैंने आपको प्रिज्म के बारे में बताया था, ये आपका ग्लास प्रिज्म था। यहां से एक लाइट रे निकली, ठीक है, एक लाइट रे निकली, इसे इंसिडेंट लाइट रे बोलेंगे, ठीक है, इंसिडेंट रे बोलेंगे, IR लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि वो रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, एक आपका क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। फिर ये कैसे जाएगी, इस बार डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे, रे ऑफ एमर्जेंस या फिर एमर्जेंट रे, ठीक है। अब अगर आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो और ये एमर्जेंट वाली लाइन को एक्सटेंड करो तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा होगा D, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, D इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच में था एंगल, देखो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे, ठीक है। तो लिख दो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट एंड एमर्जेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आप लोग इसे ध्यान से देख सकते हो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द कॉम्पोनेंट व्हाइट लाइट दैट डेविएट्स द मोस्ट ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज। ये देखो अभी हमने ग्लास प्रिज्म अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट यहां से गई, ठीक है, फिर वो टूटेगी 7 कंपोनेंट कलर्स में, ठीक है, 7 कलर्स में। क्या थे वो 7 कलर्स, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो लाइट डेविएट होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, लैम्डा इसका सबसे कम होगा, ठीक है, वेवलेंथ सबसे कम होगी और डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, ये बात याद रखना, वॉयलेट। तो इन्होंने क्या बोला है, कंपोनेंट ऑफ लाइट डेविएट्स द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा डेविएट कर रही है वो कौन सी है, वायलेट, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, ए स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है a beam of light at a given point on the principal axis, which of the following statement about the mirror is true, ठीक है। एक इन्होंने हिंट छुपा दिया इसमें, ये सब अगर आप ध्यान दो ये ग्रुप डी के या रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी क्योंकि टाइम लगेगा, बट आप देख रहे हो 2022 में आया हुआ है ग्रुप डी का। बाकी भी अगर आप ध्यान दो, ये भी ग्रुप डी का है, RRC ग्रुप डी, और बाकी भी इसी तरह से क्वेश्चंस हैं। देखो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वर्जिंग मिरर
कौन सा था? कन्वर्जिंग मिरर। जाहिर सी बात है कन्वर्जिंग मिरर था आपका कनकेव मिरर, है ना। कनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, इस स्फेरिकल मिरर कन्वर्ज ए बीम ऑफ लाइट एट ए गिवन पॉइंट। वो किसी एक गिवन पॉइंट पर बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। कौन सा पॉइंट होता है वो? एफ, प्रिंसिपल फोकस, जिस पे लाइट रेज कन्वर्ज की जाती है ना, किसके थ्रू? ऐसे तो एक रे डायग्राम बनता है आपका, देखो ऐसे लाइट रे आई, ये यहाँ कन्वर्ज हो गई, ठीक है। अच्छा, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या करेक्ट है। द मिरर इज कनकेव, हाँ सही है। द मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, क्या कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है? मैं बार बार बता चुकी हूँ, नहीं, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कनकेव की इधर है विच इज नेगेटिव, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज द प्रिंसिपल फोकस, हाँ ये भी सही है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ही तो है जहां पे कन्वर्ज हो रही है लाइट रेज, तो ए और सी आर करेक्ट, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है, समझ आया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 है, लेमन्स प्लेस्ड इनसाइड ए बीकर फिल्ड विद वाटर, ठीक है। एक ये बीकर है आपके पास, उसमें बहुत सारे नींबू हैं और वो कैसे दिख रहे हैं? अपनी नॉर्मल साइज से बड़े दिख रहे हैं। ये किस वजह से हुआ? ये जो फिनोमिनन है वो किस इफेक्ट की वजह से हुआ? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ लाइट? ये सब चीजें, ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको पढ़ाती हुई आई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसीलिए मैंने थ्योरी में वही सब इंपॉर्टेंट चीजें कवर करवाई। तो देखो द करेक्ट आंसर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कहां से आ रही है रिफ्रैक्शन, कहां से हो रही है लाइट? क्या हो रहा है इसमें कि जो आपके लेमन्स हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से बड़े दिख रहे हैं, नॉर्मल साइज से बड़े दिख रहे हैं, वो रिफ्रैक्शन वाले फिनोमिनन की वजह से, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है? बेंड करती है, ठीक है। इतना था। और क्या क्या होता है, जैसे पेंसिल का बेंड हो जाना पानी में जाके, है ना, आधी पेंसिल ऊपर है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में और आधी पानी में डिप्ड है तो वो बेंड हुई दिखेगी। वहीं जो आपका कोई पूल है उसका जो पानी है या उसका जो सरफेस है वो ऊपर उठा हुआ दिखना अपनी नॉर्मल पोजीशन से, कॉइन का ऊपर दिखना, ये सभी किसके एग्जांपल थे? रिफ्रैक्शन के ही वजह से ये सब फिनोमिनन्स होते हैं। आगे चलें, एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म से रियल कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ऐसा एक लेंस है जो कैसी इमेज बना रहा है? रियल और इन्वर्टेड इमेज, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। द मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं, मैग्निफिकेशन कैसी होगी? मैग्निफिकेशन, अगर इमेज रियल है इट मींस मैग्निफिकेशन में कैसा साइन होगा? माइनस का साइन होगा, है ना। और साइज कैसा है इमेज का? ऑब्जेक्ट के 2 टाइम्स है, ठीक है। तो देखो ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि माइनस का साइन होना चाहिए, ये वाला भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से पता लगाओ, -1/2 या -½ आधी हो जाना इमेज का, इट मींस इमेज का साइज छोटा है, पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, -2, ठीक है। समझ आया? समझ आया। आगे चलते हैं। The magnification produced by lens is half the nature and the relative size of the image formed by the lens in the respective order is। अब ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं मैग्निफिकेशन से पहले भी 2 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ तो ये क्वेश्चन हम डालते हैं होमवर्क में, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। आंसर करो, डाउट है तो आंसर करो। मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स क्लियर करूँ। कमेंट करके नहीं पूछोगे तो नहीं पता चलेगा। आगे नेक्स्ट है, द फॉलोइंग फिगर शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। यहाँ से यहाँ पे एक फिगर आपको दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक फिगर आपको दी हुई है, ये देखो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, ये देखो यहाँ पे एक लाइट रे दी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं? AB, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के थ्रू आपको रिफ्रैक्शन होते हुए दिख रहा है। आपको बताना है ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है EOD, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये
क्या है, कौन सा एंगल है, क्या वो एंगल ऑफ डेविएशन है या डेविएशन का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या आउटपुट एंगल, बताओ कौन सा एंगल है। अभी बताया था ये आपकी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये एंगल एमर्जेंट रे। तो एमर्जेंट रे तो पीछे गई, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, ये आपकी एमर्जेंट रे पीछे जा रही है और ये आपकी वही कौन सी वाली रे थी, इंसिडेंट रे आगे आई, जो एंगल बना एंगल ऑफ डेविएशन। करेक्ट आंसर इज ए, डेविएशन एंगल। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ए ग्लास स्लैब, ठीक है, ये आपका ग्लास स्लैब था, ऐसा कुछ ग्लास स्लैब होता है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, अब ये एंटर कर गई ग्लास स्लैब में, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। क्या क्या स्टेटमेंट कह रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, वहां उधर बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, अब यहां से एक लाइट रे आई, इधर चली गई और फिर यूं निकल गई, देखो ध्यान से, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये क्या है आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिख भी रहा है ना, क्योंकि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट रे गई तो थोड़ा पास आई, टुवर्ड्स द नॉर्मल आई, क्योंकि ये डेंसर है, ये वाला मीडियम डेंसर है और जो बाहर है एयर वो क्या है, रेयरर है। तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वही एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा, एमर्जेंट एंगल के। और ये जो इंसिडेंट रे है आई आर है और जो ये एमर्जेंट रे है, दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इंसिडेंट रे पैरेलल होगी किसके, एमर्जेंट रे के, ठीक है। ये तीन बातें आप याद रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, ये भी सही है। द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ये भी सही है, ठीक है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, तीनों, ऑप्शन बी 1 2 3, ठीक है। आगे चले, The virtual and erect images are always formed by which of the following? Virtual मतलब एक्चुअल मीटिंग से नहीं बन रही, ठीक है। दूसरा इरेक्ट, अपराइट। तो अगर आपको याद हो वर्चुअल इमेजेस किसके केस में बनती थी, एक तो कन्वेक्स मिरर के केस में, कैसा मिरर है ये, कन्वेक्स मिरर के केस में, और किसके केस में बनती थी, कनकेव लेंस के केस में भी वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, तो कॉनकेव या कनकेव लेंस के केस में। और अगर आपको याद हो जो हमारा प्लेन मिरर होता है, ठीक है, जो हमारा प्लेन मिरर होता है जो हम घरों में यूज करते हैं, उसमें भी कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट ही तो बन रही थी, तो प्लेन मिरर में भी बनेगी। वर्चुअली तो बनती है, रियल तो नहीं बन रही थी। हाँ, तो द करेक्ट आंसर इज, देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, कन्वेक्स मिरर, हाँ कन्वेक्स मिरर में बनती है, प्लेन मिरर, हाँ प्लेन मिरर में बनती है, कनकेव में नहीं बनती। तो ए और बी कहाँ लिखा है, ऑप्शन सी में, बोथ ए एंड बी। आप चाहो तो सारा देख सकते हो एक बार, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे और आपको थोड़ा सा अपनी जो भी मैंने चीजें पढ़ाई, थियरी पढ़ाई या टॉपिक्स जो भी समझाए वो आपको पता होने चाहिए, समझ होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। आगे चलते हैं, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, दो थे रिफ्लेक्शन के लॉ, वैसे ही दो थे रिफ्रैक्शन के भी लॉस, ठीक है। तो देखो क्या था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या आपकी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इतनी बात समझ आई। और ये क्या था आपका, नॉर्मल था, या ऐसे बना लेते हैं नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल आई एंगल आर के बराबर है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों ही किस में प्रेजेंट है, सेम
प्लेन में लाई करती हैं, यही था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, तो किस किस के लिए वैलिड है ये? तीनों के लिए वैलिड है ना, हर तरह के मिरर के लिए वैलिड है, कनकेव मिरर के लिए भी, कन्वेक्स मिरर के लिए और प्लेन मिरर के लिए भी। ठीक है, तो इनमें से देख लो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ए बी सी। आगे चलते हैं। ए रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, कोई रे है लाइट की, अच्छा तो 2 बार 16 ही प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइप हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये आपके पास क्या है, कोई एक मीडियम है ए और दूसरा मीडियम है बी। ए रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल फ्रॉम मीडियम ए टू बी, ये कोई लाइट की रे थी, यहाँ नॉर्मल हुआ और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई जब उसने ए से बी में एंटर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम बी, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम ए देन मीडियम बी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। देखो ये वाला मीडियम कैसा है, रेयरर है। ठीक है, कैसा है, रेयरर। और ये वाला कैसा है, डेंस, डेंसर या डेंस है, तभी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे गई है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल गई। तो अब उस अकॉर्डिंग देखो क्या क्या चीज होगी, मीडियम में ऑप्टिकली डेंस है देन मीडियम भी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है। ऑप्टिकल डेंस होने का मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम ए देन मीडियम बी, हाँ ऐसा है। स्पीड ऑफ लाइट तेज किस में होगी, रेयरर मीडियम में, स्लो किस में होगी, डेंसर मीडियम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ए से, हाँ ये भी सही है। तो बी और सी देख लो किस किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आया सभी को? आप पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से दोबारा और आंसर अपने हिसाब से समझ सकते हो, जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी। आगे चलें। Which of the following optical device can be used to produce a parallel beam of ray from a point source of light? इसको डालते हैं होमवर्क में, थोड़ा सा दिमाग लगाना और आंसर देना। आगे चलते हैं। Which of the following optical phenomena can explain the flattening of disk of sun at the sunrise and sunset? ठीक है, बताओ। Dispersion, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? ठीक है, बताओ। Which of the following optical phenomena can explain the flattening of disk of sun at the sunrise and sunset? किस वजह से होता है ये? स्कैटरिंग की वजह से, है ना। किस वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। आगे चले। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कुछ आपको मीडियम्स दिए हुए हैं, एक मीडियम है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 3, और इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिए हुए हैं आपको? 1 का दिया हुआ है 1.46, 2 का दिया हुआ है 1.65 और 3 का दिया हुआ है 1.31 रिस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 आर, स्पीड क्या है लाइट की मीडियम 1 में कैसी है? v1, मीडियम 2 में कैसी है? v2 और मीडियम 3 में कैसी है? v3। अब आपको बताना है रिलेशनशिप स्पीड ऑफ लाइट का। देखो मैंने अभी बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जो भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और स्पीड ऑफ लाइट दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो जाहिर सी बात है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसकी स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा किसका है? इसका, v2। तो सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट किसकी होगी? v2 की। फिर उससे ज्यादा किसकी होगी? 1 की, तो ये हो गया, ठीक है। और फिर उससे ज्यादा किसकी होगी? जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका है? 3 का। अब ये वाला रिजल्ट आप देख लो किस में आ रहा है, ये रहा, ए ही है। नेक्स्ट, द स्टार्स आर विजिबल एट नाइट। अब ये आपको खुद आंसर करना है, ठीक है, होमवर्क में रखते हैं।
कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिलो देयर ओरिजिनल पोजीशन, अबव देयर एक्चुअल पोजीशन, लेस ब्राइट, मोर कलरफुल। तो इसी तरह हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इस कोर्स से और भी कुछ चीज़ें डिमांड कर रहे हैं तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगी प्रोवाइड करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितने भी क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं उनका आंसर ज़रूर करना है। थैंक यू।